एक नई शाखा, नई ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कि परमाणु संरचना क्या होती है और केमिस्ट्री में यह कहाँ पर विद्यमान है, कहाँ पाई जाती है। तो परमाणु संरचना या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भाग होती है। अब केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है में क्या होता है और कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार से इसका हम अध्ययन कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एटम में जाते हैं। तो एटम यानी परमाणु। अब परमाणु की खोज या परमाणु की जो एटॉमिक थ्योरी है, इसको डाल्टन ने 1803 ईस्वी में दिया था। 1803 डाल्टन। इनके अनुसार a smallest particle of any substance is called atom, यानी पदार्थ की अति सूक्ष्म इकाई परमाणु कहलाती है। यानी परमाणु को उन्होंने पदार्थ का अति सूक्ष्म भाग कहा। लेकिन 1900 के आसपास कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात का खंडन किया, जिसमें जे थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन आदि आए। इन्होंने कहा कि परमाणु की एक मौलिक इकाई होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इसी के आगे चर्चा करते हैं कि एटम को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। अब एटम को जानने के लिए एक डायग्राम पर विचार करते हैं, जिसमें जब हमारे मौलिक कण आए थे तो इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको मिला करके न्यूक्लियस बनाया। इस प्रकार से न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके बनाते हैं, जिसमें प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम एक एटम की संरचना का अध्ययन करते हैं। अब इस एटम में और कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह भाग क्या कहलाता है, और जो नाभिक का भाग है वो क्या कहलाता है। इसको हम इस प्रकार समझें कि इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ पर चक्कर लगाते हैं वो वाले भाग क्या कहलाएंगे। तो इसको जानने के लिए हमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल को जानना आवश्यक होता है। अब इसमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होते हैं देखते हैं। जो ऑर्बिट जो भाग होता है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट कहलाता है। मतलब नाभिक के चारों ओर का वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट कहलाता है। नहीं, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्ष होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए नाभिक हमारे पास है, तो इसके चारों तरफ वन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, और ये वाले भाग हमारे पूरे ऑर्बिट कहलाते हैं। इसे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं और व्यवस्थित करते हैं। तब अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिट क्या होता है, तो ये नाभिक के चारों ओर का वृत्तीय पथ ऑर्बिट कहलाता है, जिसे हम क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, अब इसी प्रकार 6, 7 से डिनोट करते हैं। और इसको हम K, L, M, N, O,
पी क्यू से भी डिनोट करते हैं। मतलब ये जो है नाभिक में एक सेल का काम करते हैं। मतलब के मीन्स के सेल, एल मीन्स एल सेल, एम मीन्स एम सेल, एन मीन्स एन सेल, ओ मीन्स ओ सेल, यानी ये एक प्रकार से उप ऊर्जा स्तर बनाते हैं। तो इसमें जो हमारा ये भाग न्यूक्लियस हो ही जाता है। अब बात आती है ऑर्बिटल की, तो ये पार्ट हो जाता है ऑर्बिट। अब दूसरा भाग होता है ऑर्बिटल, जिसे हम हिंदी में कक्षक कहते हैं। ऐसे हम हिंदी में कक्ष कहते हैं। तो कक्षक क्या होते हैं? नाभिक के चारों ओर का वह भाग जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, मतलब 95%, वहां उस भाग को हम कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। एक बार फिर से, नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है। उसे समझने के लिए हम देखते हैं। अब ऑर्बिटल को हम इस प्रकार से समझते हैं। अब ये हमारा नाभिक हो गया। अब ये जो चारों तरफ गति पाथ है, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तब क्या कह रहा है? नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, अर्थात यह भाग, इसे हम सिंपल 2n² फार्मूले से स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 5 6 हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वही n बराबर 1 2 3 4 5 सेट करना है। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4 4 8, 2 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 18, 2 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 32, 2 8 18 32। ये हमारे इलेक्ट्रॉन इस व्यवस्था में किस प्रकार आते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो ये हमारा पहला पद है, n बराबर 1 में 2 आता है, तो अर्थात हमारी जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरी कक्षा में हमारे कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार अगली क्लास में देखते हैं हम। तो 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था ऑर्बिट और ऑर्बिटल के माध्यम से होती है। अब ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 K L M N O P Q, ऑर्बिटल में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इनकी व्यवस्था का क्रम किस प्रकार से होता है, इसे देखते हैं। ऑर्बिट हमारे पास 4 ऑर्बिटल जो है 4 प्रकार के होते हैं, S P D और F। ये हमारे हो गए ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल को समझने के लिए S मीन्स शार्प, शार्प मीन्स गोलाकार। तो जो हमारी S की संरचना होती है वह गोलाकार होती है। स्फेरिकल संरचना बनाता है। P फॉर होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है डंबल शेप आकार बनाता है। इसके बाद डी फॉर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है डबल डंबल शेप आकार बनाता है।
और F मीन्स होता है फंडामेंटल। जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से जो ऑर्बिटल होते हैं ये सब होते हैं ऑर्बिटल S, P, D और F। तो ये इस प्रकार से संरचना बनाते हैं। S ऑर्बिटल गोलाकार, P ऑर्बिटल डंबल शेप यानी डमरू के आकार की संरचना बनाता है, D ऑर्बिटल डबल डंबल शेप ऑर्बिटल की संरचना बनाता है, और F जो है तो कॉम्प्लेक्स संरचना, एक जटिल संरचना बनाता है, जो कि हम इसमें अध्ययन में पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद हमारे S की आकृति कैसे बनती है, P की आकृति कैसे बनती है और D में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको जानने के लिए S हमेशा गोलाकार संरचना बनाता है। तो S में देखते हैं तो S की संरचना हमेशा गोलाकार होती है। दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो यह चाहे एक भाग में हो और इसके अक्ष जो है X, Y, Z बने होते हैं। इस भाग को हम X, इस भाग को हम Y, इस भाग को Z कहते हैं। क्रमशः इस क्रम में अगर देखा जाए तो 1s की संरचना इस प्रकार बनेगी। इसी में अगर 2s बनाना है तो 2s बन जाते हैं। इसकी संरचना X, ये भाग Y और ये भाग Z होता है। तो यहाँ पर 1s 2s, तो इसको हम 2s नाम देते हैं। इसी प्रकार अगर 3 आते हैं तो 3s बन जाता है, 4s 5s 6s। इस प्रकार से हमारी s ऑर्बिटल की संरचना बनती है और s ऑर्बिटल हमेशा गोलाकार होते हैं। इसके बाद हम p ऑर्बिटल पर देखते हैं। तो p ऑर्बिटल के लिए p 3 भागों में बटा होता है, px, py और pz। अब S की संरचना गोलाकार होने का कारण है कि वह एक ही स्थान पर घूमता रहता है और P के 3 सब ऑर्बिटल बनते हैं। तो P में लगभग 3 कक्षक मिलते हैं हमको, जिसे हम px, py और pz, इसी में इलेक्ट्रॉनों का भराव इनका होता है। P में कम से कम एक, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसकी जो संरचना बनती है तो px, py और pz। अब यहाँ पर हम x अगर इसे मानते हैं तो संरचना ऐसे बन जाती है। तो ये कहलाएगा px। अब y का शेप है तो यहाँ पर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा py। अब z है तो इस प्रकार की रचना बनती है, इसे हम pz कहते हैं। तो px, py और pz की इस प्रकार की रचना बनती है। इसके बाद हम चलते हैं D में कि D किस प्रकार की संरचना बनाता है। तो ये डंबल शेप आकार देखिए, डमरू के आकार की। इसी प्रकार D जो है डबल डंबल शेप की संरचना बना देता है। जब हम D में चलते हैं, ये D का डिफ्यूजन और डबल डबल शेप हम समझ ही चुके हैं। तो D की 5 संरचनाएं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये इस प्रकार 5 संरचनाएं D बनाता है। अब इनको एक क्रम से देखते हैं। तो dxy, dyz और dzx एक प्रकार से सेम संरचनाएं होती हैं, जो कि एक ही एक्सिस में इस प्रकार से पाई जाती हैं। इनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। मान लीजिए इसका नाम है dxy, dyz और dxz।
तो इसमें दो x और y के बीच तो इसकी संरचनाएं सब सेम होती हैं। अगर हम इसको x माने, इसको y मानते हैं, तब भी ये संरचना ऐसे रहती है। इसको हम y माने, इसको z माने, तब भी संरचना सेम बन जाती है। इसी प्रकार इसमें z मानते हैं, इसको x माने, तब भी संरचनाएं लगभग सेम बनती है, बस इसके नाम अलग अलग होते हैं। अब अगली संरचना में हम यह देखते हैं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब x और y एक साथ, मतलब इसे हम अगर x माने, इसे y माने, तो x और y में एक साथ दो संरचनाएं बनती हैं। तो ये लगभग ऐसे बन जाती है, x है और ये y स्क्वायर। तो ये हो जाएगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की संरचना। मतलब x और y एक साथ एक ही तल पर बने हुए होते हैं। इसके बाद सिंपल की है z की। तो z में डबल से ऐसी संरचनाएं होती हैं, तो इसमें बीच में इसके लोग आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर संरचना। तो इस प्रकार हम एस, पी और डी की इस प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं और इन्हीं के आधार पर ऑर्बिट और ऑर्बिटल को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। यह एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक छोटे से भाग एटम की संरचना है।